जैसा आपने देखा कि एक तरफ कांग्रेस भी यहाँ पर हुंकार भर रही है, दूसरी तरफ अगर बात करें तो शरद पवार हैं, तीसरी तरफ अगर बात करें तो यहाँ पर जो शिवसेना है वो दो धड़ों में फट गई। इधर अगर बात करें तो एनसीपी की वो दो धड़ों में फट गई। अब यहाँ पर सवाल एक और नया पैदा हुआ है कि अगर आप देखते हैं तो जिस तरीके से अब्बू आजमी का एक वीडियो वायरल हो रहा है और वो कह रहे हैं कि अगर हमारे 8 विधायक आ जाए तो हम यहाँ पर तस्वीर बदल देंगे, हम लोगों को ठीक कर देंगे, इस तरह का उनका बयान है। और एक तरफ जो अब्बू आजमी जिस पार्टी से आते हैं, उनके समाजवादी पार्टी से आते हैं और उनके आका भी इसी तरह की बात करते हैं। और एक तरफ अगर हम बात करें बीजेपी की और योगी जी की, तो योगी जी ने साफ साफ कह दिया है कि बटोगे तो कटोगे। तो इसलिए सभी को सोच समझ करके इन बहकावों में ना आकर के कि किस तरीके से चलना है, कहाँ जाना है, किसको वोट करना है, पहले ही आपको सब दिशा निर्देश दे करके, दिशाओं में अपने मन बना करके आपको वहाँ वोट करना है। क्योंकि समय बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, अभी 20 नवंबर है, 20 नवंबर में बहुत ज़्यादा समय नहीं है, ये चुटकियों की तरह ये 20 दिन निकल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से रवि जी जो माहौल बना हुआ है आज महाराष्ट्र के अंदर, वो कहीं ना कहीं माहौल जो देखने को मिलता है वो देवेंद्र फडणवीस प्लस शिंदे साहब का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात पता क्या है कि ये ऐसे बयान क्यों आ रहे हैं कि अगर हम नाना पटोले की बात करें कि वो योगी जी यहाँ आएंगे या फिर कोई और बड़े नेता अगर ऐसे बयान देते हैं कि योगी जी यहाँ आने के बाद माहौल ख़राब करेंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ वो डर है कि कहीं योगी जी यहाँ आएंगे तो पूरा माहौल बदल देंगे। एक बयान ने पूरे हरियाणा का चुनाव बदल के रख दिया था कि बटोगे तो कटोगे। वो आरएसएस ने भी उस बयान का समर्थन किया था। और सबसे बड़ी बात भी यहाँ लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात पता है आपको क्या है कि जब कांग्रेस की पूरी लहर हरियाणा में थी, वहां इस बयान ने पूरा धराशायी कर दिया कांग्रेस को, जिसे कहते हैं सफाया। वो सफाया वहां पर कांग्रेस का देखने को मिला। अगर कांग्रेस अगर वहां पर 1% रवि जी, अगर वहां पर 1% कांग्रेस जीत जाती तो यहाँ महाराष्ट्र के अंदर जो हाल होता ना, वो आप कल्पनाओं से परे होता और जितना बड़ा दंदुकाल यहाँ पर करता वो आप सोच नहीं सकते थे। अभी जिस तरीके से ये योगी जी को इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से जाति की बात करते हैं, जाति गणना की बात करते हैं, अलग अलग जातियों में बांटने की बात करते हैं, क्या कांग्रेस पार्टी, तमाम जो कांग्रेस पार्टी के टॉप लीडरशिप हो या वो हो, क्या गांधी परिवार ने कभी उन चीज़ों को सपोर्ट किया? तो जिस तरीके से 19 और 14 के इलेक्शन में बीजेपी जीती है, उसको काटने के लिए इन्होंने आरक्षण और जाति को तोड़ने के लिए, हिंदुओं को तोड़ने का वो किया। बात सबसे बड़ी पता क्या है कि जिस तरीके से कांग्रेस जो जाल फैलाना चाह रही है, पहले कांग्रेस ने या फिर अंग्रेजों ने कहा था कि फूट डालो राज करो, उन्होंने फूट डालने का काम किया था। और वो फूट ऐसी थी कि आपस में भाई भाई को फूट डाल दी, राज्यों की फूट डाल दी, अपने गांव मोहल्लों में फूट डाल दी, इस तरह की बातें थी। आज कांग्रेस भी वही काम कर रही है कि कांग्रेस जाति गणना की तो बात करती है, उनमें हिंदुओं के अंदर, मुसलमानों में कितनी बार पूछा कि आपकी जाति कौन सी है, उन्होंने कितनी बार ये कहा कि मुसलमानों में इतनी जातियां हैं, हम जनगणना करवाने के लिए तैयार है। एक शब्द उन्होंने कहा हो, हिम्मत नहीं होती ऐसी बात करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो वोट बैंक जिस दिन पूछ लिया तो उसी दिन कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। हालांकि एक और बात बता देता हूं मैं आपको कि जितने लोगों से मैं मिलता हूं दिन में, हो सकता है कि ज़्यादा तो नहीं, 10-20 लोगों से तो मैं नॉर्मली आम पब्लिक से मिलता हूं, अगर उनमें से मुसलमानों से अगर हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि मोदी ने हमें योजनाएं दी हैं और हमें उसका लाभ मिला है। कांग्रेस ने कभी मुसलमानों के लिए नहीं सोचा, परंतु वो कांग्रेस ने हिंदुओं को मतलब नीचे धकेलने का काम कर रही है, जाति गणना के माध्यम से उन लोगों में फूट डालने का काम कर रही है। आज मुस्लिम भी खुश है बीजेपी की सरकार में। अभी आप देखा होगा कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में है, तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां टूटी हुई हैं, अलग अलग धड़े बटे हुए हैं, तो क्या लगता है कि जिस तरीके से हरियाणा के चुनाव में ये आया कि जो रिजल्ट आया, ये तब ईवीएम पे आरोप लगे, चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगे, तमाम ये लगे,
यहाँ भी महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले अभी सीटों का बंटवारा भी नहीं हुआ था। सबसे पहले संजय राउत ने बोला, नाना पटोले ने बोला, केस करने की बात कही, बोले कि वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी है, केस करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है सुशील जी की जिस तरीके से ये ईवीएम का बहाना है, क्या ऐसा लगता है आपको कि जो यहाँ पे शिंदे सरकार महायुति की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं से या हरियाणा के रिजल्ट से घबरा कर जो महाविकास आघाड़ी के लीडर्स हैं अब वो चुनाव आयोग और ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहे हैं? मैं थोड़ा सा हरियाणा से थोड़ा सा और पीछे लेके चलता हूँ आपको। मध्य प्रदेश के अंदर जब शिवराज सरकार थी तो उन्होंने वहां पर लाडली बहना योजना चलाई थी और उस लाडली बहना योजना के अंतर्गत आपने देखा होगा वहां का रिजल्ट अंडर करंट जो बना था वो कैसा था, और जो बीजेपी भी कल्पना नहीं कर रही थी कि हमारी इतनी सीटें आ जाएंगी। हमारी भी टीमें वहां पे थी। हाँ, तो वो पर क्या है कि हम भी वहां पे ग्राउंड पे थे। शुरू में ऐसा नहीं लग रहा था कि इतना वो हाँ, शुरू में ऐसा लग रहा था कि भाई यहाँ तो इनका तो सफाया हो गया, सफाया भी तो नहीं, पर मतलब ऐसा था कि कड़ी टक्कर जैसी लग रही थी। अब उसी के साथ अगर हम देखें फिर आगे हरियाणा के अंदर जब हमारी टीम उतरी, मैं खुद गया तो वहां तो एक तरफा ऐसे लग रहा था कि भाई साहब हुड्डा मुख्यमंत्री बन गए और दीपेंद्र हुड्डा का पूरा जादू चल रहा है युवाओं में। वो जो जोश देखने को मिल रहा था वो अलग ही लेवल था। वो जैसे चुनाव नजदीक आता था वो जो जोश था वो एकदम ठंडा हो गया और रिजल्ट कहीं ना कहीं वो बदलाव में आया। आपको क्या लगता है? और वही महाराष्ट्र के अंदर है। महाराष्ट्र के अंदर जो थोड़ा बहुत अगर बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पर जो मायुति है या महाविकास आघाड़ी है जो आमने सामने की टक्कर की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है, कांग्रेस यहाँ से सुपड़ा साफ होती हुई दिखाई देगी और कांग्रेस का यहाँ पे ना पानी लेना ना पानी देने वाला कोई यहाँ मिलने वाला है महाराष्ट्र के अंदर। और महायुति की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ पर सरकार बना रही है। आपको क्या लगता है कि आपको ये नहीं लगता है कि ये जो सीएम का फेस है हाँ। उसको लेकर जो महाविकास आघाड़ी में एमयूए में लड़ाई हो रही है, उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं कि हमें अनाउंस कर दो, शरद पवार चाहते हैं कि हमारी पार्टी का हो, कांग्रेस चाहती हमारी पार्टी का हो, तो जो कांग्रेस पार्टी हरियाणा में हारी अब यहाँ वो सीएम का चेहरा अनाउंस नहीं कर पा रही है, वो सीएम के बारे में बता नहीं पा रही है, तो पब्लिक को इस कन्फ्यूजन के बीच क्या कांग्रेस को हरियाणा जैसा ही फिर झटका मिलेगा? क्योंकि हरियाणा में भी यही लड़ाई चलती रही कि सीएम कौन बनेगा, कहीं शैलजा लड़ रही है तो कहीं वो हुड्डा जी लड़ रहे हैं। रवि जी एक बात बताऊंगा मैं, इन्होंने पीडीए बनाया, पीडीए बना तो एक गठबंधन ही तो हुआ, हर राज्य में सीट शेयरिंग होंगी, उस हिसाब से तो पीडीए चलेगा। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, वहाँ अखिलेश जी हैं, पूरी 9 की 9 सीटों पर उन्होंने अपना प्रत्याशी उतार दिए। हम बात करें फिर यहाँ दिल्ली की, तो दिल्ली में ना अखिलेश जी की पार्टी आती है ना कांग्रेस का कुछ होता है वहाँ पर, वहाँ आम आदमी पार्टी अपने आप में खड़ी होती है। और फिर अगर हम बात करें बंगाल की, तो बंगाल के अंदर सारी की सारी ममता की सीटों के, फिर ये पीडीए किस बात का है? और मजे की बात मैं आपको बता दूं, मैं गया जम्मू कश्मीर के अंदर, वहां अखिलेश यादव भी अपनी सीट पे एक सीट पे चुनाव लड़ रहे थे। तो ये पीडीए का समझ नहीं आया कि वोट शेयरिंग कैसे होता है, सीट शेयरिंग कैसे होता है, और ना ही वो यहाँ आपको यहाँ देखने को मिलेगी। यहाँ देखने को मिलेगा कांग्रेस को 5-10 सीटें दे देंगे, उसके बाद एनसीपी और क्या नाम है शिवसेना यूटी चुनाव लड़ेगी, और कहीं ना कहीं कांग्रेस फिर भी यहाँ से विलुप्त सी देखने को मिलेगी। तो यहाँ केवल और केवल ये लोगों को धोखा देना, लोगों के साथ फरेब करना, वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है, जैसा मुझे अभी तक का अनुभव हुआ है। अभी जिस तरीके से ये देखा है कि यहाँ पे हरियाणा में क्या नाम है कि हरियाणा में राहुल गांधी गए, उन्होंने वहाँ जलेबी की फैक्ट्री बनाई और जिसका काफ़ी मजाक उड़ा, हरियाणा के लोगों ने उसका मजाक किया। तो क्या लगता है कि जो यहाँ पे महाराष्ट्र में अगर राहुल गांधी यहाँ पे चुनावी अभियान शुरू करते हैं तो क्या ऐसा कांग्रेस को डर सता रहा है कि अगर यहाँ राहुल गांधी फिर वो ऐसी कोई गलती कर दें, वैसा ही कुछ ऐसा नया
नया कांग्रेस को हराने के लिए नया ड्रामा। अब मैं बताता हूँ ऐसा क्या होगा यहाँ पर। ऐसा मेरा अनुमान है कि जब हरियाणा में अगर ये गए तो वहाँ इन्होंने गुहाना की जलेबी खाई, उनको फैक्ट्री में बनवा करके विदेश बेचना चाह रहे थे। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ महाराष्ट्र के अंदर बड़ा पाव मिलता है, उसको भी ये कहेंगे बड़ा पाव की फैक्ट्रियां लगवाओ और विदेश भेजेंगे जी, बड़ा पाव तो यहाँ का बड़ा फेमस है। परंतु उनको ये नहीं पता कि भाई साहब बड़ा पाव तो दुकान पे गर्मा गर्म मिलता है तभी अच्छा लगता है। ऐसे ही वो जलेबी है, जलेबी जब तक गर्म नहीं होगी और दूध के साथ और चाय के बड़ा पाव तो मोस्टली आधा तो फैक्ट्री में ही बनता है। हाँ, तो पाव बनता है ना, बड़ा तो नहीं बनता। और जो उसका मिक्सचर और चटनी के साथ वो जो बनता है वो तो नहीं मिलता ना। वो जो टेस्ट जो बनाता है वो फैक्ट्री नहीं बनाती ना, वो वहाँ का कारीगर बनाता है जो दुकान खोलता है। तो ये वो यहाँ पे भी वो देखने को मिल सकता है। हाँ, हालांकि मुंबई शहर आर्थिक राजधानी है और मुंबई में जो भी व्यक्ति अगर मन से आए वो यहाँ सक्सेस होके जाता है और वो अपने सपने साकार करके जाता है। वो मलाड है वो आप देख सकते हैं कि ये मुंबई वास्तव में अपने आप में आर्थिक राजधानी जो इंडिया की कही जाती है वो वास्तव में आर्थिक राजधानी है। और यहाँ अगर देखने वाली चीज़ है कि सपने साकार जिसने करने हैं वो मुंबई आए और अपने सपनों को साकार करके यहाँ पर जाए।